Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Political Science, Chapter International Organization. Students, let's we start reforms of the UN after the Cold War. Cold War एक स्ट्रेटजी थी जो कि एक आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर ये स्ट्रेटजी खत्म हो गई थी। यानी कोल्ड वार से पहले we are having two superpower in the world, but after the disintegration of the USSR, the only sole power is remain in the world, that is the America or USA. तो UN के अंदर भी अमेरिका का डोमिनेंस बना हुआ था। तो आफ्टर द कोल्ड वार UN में क्या क्या चेंजेस आए? तो चेंजेस डेट अकर्ड आफ्टर द कोल्ड वार वर, फर्स्ट वन इज कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी यूएसएसआर जो था वो टोटली कोलैप्स हो गया था। इमरजेंस ऑफ द यूएस एज स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, जो मैंने भी आपको बताया सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पावर के रूप में, एक डोमिनेंट पावर के रूप में यूएस इमर्ज हो गया था। और नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन रशिया, दैट इज सक्सीजर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड यूएस मच मोर कोऑपरेटिव। यानी अर्लियर बिफोर जब यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में था तो उस समय पर रशिया जो कि यूएसएसआर का पार्ट था, एक रिपब्लिक था, तो यूएसएसआर के और यूएस के रिलेशन इतने अच्छे कोऑपरेटिव नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये कोलैप्स हुआ तो जो गोर्बाचोव की जो पॉलिसीज़ थी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब उसे यूएसए के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करने पड़े थे। तो उस बेस के ऊपर दोनों कंट्री यानी रशिया और यूएस दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव बेस के ऊपर सामने आए थे। चाइना फास्ट इमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर, इंडिया आल्सो ग्रोइंग रैपिडली, क्योंकि अकेला सोल पावर अमेरिका बचा था। तो उसके बाद में चाइना एक उभरती हुई पावर के रूप में सामने आया था, इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी था। तो मैनी न्यू कंट्रीज ज्वाइंड यूएन एज दे बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप, यानी दोज काइंड्स ऑफ कंट्री विच वर अर्लियर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द वार्साई पैक्ट के अंदर जो आते थे वो सारे कंट्री के ऊपर डोमिनेंस बना हुआ था यूएसएसआर का। तो जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो ये कंट्री जो उसके डोमिनेंस में थे वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए थे, यानी जो कम्युनिस्ट स्टेट थे वो भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। और इन कंट्रीज ने किसको ज्वाइन किया? यूएन को ज्वाइन कर लिया। न्यू सेट्स ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड लाइक जेनोसाइड, सिविल वार, टेररिज्म, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स। तो ये कुछ जो चैलेंजेस थे उनके ऊपर वर्कआउट किया गया कि भाई किस तरह से सिविल वार को रोका जाए, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है, डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, उसको कैसे रोका जाए, एपिडेमिक जो एक के बाद एक डेवलप हो रही थी उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी यूएन के सामने एक मेजर चैलेंजेस थे। तो जो यूएन रिफॉर्मर्स थे यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पजेस फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, अब इसके अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर था जो रखा हुआ था उसके अंदर भी चेंजेस होने की डिमांड उठने लगी थी। इश्यूज टू बी ब्राउट विद इन द जुडिडिक्शन ऑफ द यूएन, अब यूएन का जो वर्किंग एरिया था उसके सामने इन इश्यूज को पुटअप किया गया। यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन इन 1992, जो मैंने पहले बताया आपको कि यूएन जनरल असेंबली जस्ट लाइक ए पार्लियामेंट, तो उसके अंदर 1992 के अंदर इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके इश्यूज के ऊपर एक चर्चा की गई थी। तो रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 कंप्लेंट्स थी। फर्स्ट वन इज अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सेकेंड इज डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रिफ्लेक्ट वेस्टर्न इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इज लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। तो सिक्योरिटी जो काउंसिल का जो एक नेचर था वो एक तरह से क्या था? अनरिप्रेजेंटेटिव, यानी जो कुछ पावर्स जो थी सिक्योरिटी काउंसिल की वो केवल सम ऑफ द मेंबर्स के ही हाथ में थी। जो डिसीजन थे सिक्योरिटी काउंसिल के मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में जाते थे, एंड लैक्स
इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है, सबको बराबरी से इक्वलिटी का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर अदर्स कंट्रीज़ को नहीं मिल रहा था। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बी चूजन, यानी किस बेसिस के ऊपर उसको चूज किया जाए। तो इसके अंदर भी अलग अलग क्राइटेरिया बताया गया था। फॉलोइंग क्राइटेरिया वाज प्रपोज टू चूज न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। ए न्यू मेंबर शुड बी मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। सेकेंड वन इज मिलिट्री पावर भी होनी चाहिए। थर्ड वन इज सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूएन बजट, क्योंकि हर कंट्री अपना एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है यूएन के अंदर उसका खर्चा चलाने के लिए, तो उसका भी अंदर उसका हिस्सा होना चाहिए। बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा होना चाहिए। नेशन दैट रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, यानी जो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने उसके लिए एसेंशियल रख दिया कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जाए। तो कंट्री डेट वुड मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कंट्री है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, जोग्राफी के बेस के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम के बेस पर कल्चर डाइवर्सिटी हो, ये सारी चीज़ें उस कंट्री के अंदर प्रपोज होनी चाहिए। अब आता है हमारा जुडिक्शन ऑफ द यूएन, उसका वर्किंग एरिया क्या है। ये मेन गोल रखा गया कि कंट्री वर्ल्ड के अंदर से हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म करना। जितने भी कंट्री पॉपुलेशन है या जो इलिटरेट कंट्री है वहाँ पर उस बेसिस के ऊपर सभी लोगों को वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वीमेन, वीमेन को भी एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराना, जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड कराना। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया, यानी ये डिजीज़ थी इनको रोकना। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड लास्ट वन इज डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो उसके बेस के ऊपर क्या किया गया, एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया। ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई गई। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब कंडेमेशन ऑफ द टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, मेन जो चीज़ रखी गई थी कि वर्ल्ड के अंदर जो टेररिज्म बढ़ता जा रहा था उसको कैसे भी करके रोका जाए, और ये जो एक तरह से नेचर जो बनता जा रहा था टेररिज्म का उसको कंडेम्ड किया जाए। तो यूएन डेमोक्रेसी फंड लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ यूएन कमिटमेंट टू सपोर्ट इमर्जिंग डेमोक्रेसी विद लीगल, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड एडवाइस, यानी उसके अंदर उसको रोकने के लिए अलग अलग तरह से फंड्स वगैरह भी क्रिएट किए गए और टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस एडवाइस भी प्रोवाइड की गई थी। पेस कीपिंग ऑपरेशन, अब यानी इसका पेस को कैसे जनरेट किया जाए, तो आने वाले सालों के अंदर यूएन का अपना एक चार्टर बनाया गया, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूएन मैकेनिज्म टू हेल्प कंट्रीज टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट। अब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया यूएन मैकेनिज्म को टू हेल्प कंट्रीज टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा सिविल वार इस टाइप की कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ उनको हेल्प दी जाए। अब यूएन पीस मेकर्स और वी कैन से डेट यूएन पीस कीपर्स ऑफन रेफर्ड एज ब्लू बर्ड इंक्लूड सोल्जर्स, सिविलियन, पुलिस ऑफिसर एंड अदर सिविलियन पर्सनल, यानी इसको भी बनाया गया, यानी एक तरह से यूएन की एक आर्मी टाइप इसके बेस के ऊपर क्रिएट की गई। यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व इन 63 पीस कीपिंग ऑपरेशन सिंस, एंड अभी तक जो वर्ल्ड के अंदर यूएन की तरफ से 63 पीस कीपिंग ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जो कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट के अंदर हुए हैं। और ये पीस कीपिंग ऑपरेशन का मेन मोटो था कि उस जगह के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स या सिविल वार जैसी जो कंडीशन हो रही है उनको रोका जाए। मिलिट्री पर्सनल ड्रॉन फ्रॉम मेंबर्स स्टेट, मोर देन 750,000 पर्सन सर्व, इसके अंदर यानी यूएन आर्मी के अंदर करीब इतने लोग इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। अब आता है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है यूएन के रिफॉर्म्स में, तो इंडिया एडर्स द यूएनओ आइडियोलॉजी, यानी यूएन की जो आइडियोलॉजी है पीस की उसको हम बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो
करते हैं। तो उसके बेस के ऊपर इन 1953-54 में विजय लक्ष्मी पंडित जो थी प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली की फर्स्ट लेडी थी, जो कि इंडिया की तरफ से जिन्होंने कि यूएन को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद चेयरपर्सन ऑफ यूनेस्को, ये भी एक इंडिया का कंट्रीब्यूशन था, जो कि पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वो उन्होंने यूनेस्को को रिप्रेजेंट किया। राजकुमारी अमृता कौर चेयरपर्सन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन रही। तो ये एक तरह से क्या थे, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। इंडिया एक्टिवली सपोर्टेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिसेफ ऑन परमानेंट बेसिस, यानी उस बेसिस के ऊपर परमानेंट तरीके से यूनिसेफ का सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड। तो इंडिया आर्ग्यूज एन एक्सपेंडेड काउंसिल विद मोर रिप्रेजेंटेशन विल हैव ग्रेटर सपोर्ट इन वर्ल्ड कम्युनिटी। अब इंडिया का तर्क यह है कि आपका सिक्योरिटी काउंसिल में या दूसरी जगहों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़ के पास में जो वीटो पावर है वो एक्सपेंड होनी चाहिए, किसी एक कंट्री के पास में बन के नहीं रह जाए। तो इंडिया आर्ग्यूड सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्शन डिपेंड अपॉन पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी इस बेस के ऊपर वो क्या, इंडिया का ये भी मानना है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्शन है वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके एक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनी प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी ब्रॉड बेस्ड, यानी पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका जो प्रोग्राम है सिक्योरिटी काउंसिल का वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से होना चाहिए। इंडिया जस्टिफिकेशन फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, अब इंडिया ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया कि भाई हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ओनली 5 परमानेंट मेंबर, ओनली दे आर USA, सेकेंड वन इज रशिया, थर्ड वन इज चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इंडिया के कहना है कि भाई इसको एक्सपेंड किया जाए, जो वीटो पावर इन 5 कंट्रीज़ के पास ही है उस पावर को भी एक्सपेंड किया जाए। तो अब उस बेस के ऊपर इंडिया ने अपना जो दावा दिया है किस बेस के ऊपर कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सेकेंड प्लेड इफेक्टिव रोल इन यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स, जो यूएन के जितनी भी है जो पीस कीपिंग एफर्ट्स चले हैं दूसरी जगह के ऊपर शांति सेना वगैरह जो भेजी गई है उसके अंदर इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी इकोनॉमी, एक हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है और लगातार बढ़ती जा रही है। रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू यूएन, और यूएन के जो फंड है उसके अंदर इंडिया का अपना एक रेगुलर बेसिस के ऊपर इंडिया उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेवल फाल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट, यानी अभी तक इंडिया एक भी ईयर जब से 1945 से जब से यूएन बना है रेगुलर बेसिस के ऊपर हम इंडिया की तरफ से इसको कंट्रीब्यूट किया जा रहा, उसके अंदर इंडिया एक बार भी फॉल्ट में नहीं आया। तो शुड इंडिया बी ए परमानेंट मेंबर, तो उसके अंदर भी हमने तर्क दिए हैं, हमारे जो आर्गुमेंट्स दिए, कॉन्स्टिट्यूट 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे इंडिया के अंदर रहती है और साउथ एशिया के अंदर इंडिया एक मेजर पावर के रूप में सामने है। प्लेड प्रोटेक्टिव रोल इन रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया, किस बेसिस के ऊपर, जिससे वर्ल्ड के अंदर शांति रह सके। एंड ग्रेट एक्सपोनेंट इन नॉन अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट, यानी न तो इंडिया ने जब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार पूरे वर्ल्ड के अंदर जब 2 सुपर पावर थी तो सम ऑफ द कंट्री फॉल अंडर द ग्रुप ऑफ द USA एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर द ग्रुप ऑफ द USSR। तो इंडिया ने एक मिडिल पाथ को हमने चूज़ किया, ना तो हमने USA को ज्वाइन किया ना हमने USSR को ज्वाइन किया। तो इसके बेस के ऊपर भी हमारा है कि हम नॉन अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो इमरजेंस ऑफ इंडिया एज ए मेजर प्लेयर इन सॉफ्टवेयर एंड IT इनेबल्ड सर्विस सेक्टर रेस्ड इंडियाज इकोनॉमिक प्रोफाइल। तो IT सेक्टर के अंदर भी इंडिया का एक अपना कंट्रीब्यूशन है, जिसके बेस के ऊपर इंडिया की जो इकोनॉमी है काफ़ी हद तक सर्वाइव कर रही है और एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में इंडिया सामने आ रहा है। द UN इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड,
अब यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर यानी यहाँ पर ही बता दें कि यूएन कंप्लीटेड करीब इसलिए 60 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए थे 2006 के अंदर। सेम्स टू बी मोर एजर्टिव, कॉन्फिडेंट एंड विजिबल इट्स अप्रोच एंड एक्शन, यानी इसके बेस के ऊपर जो यूएन जिस तरह से वर्क कर रहा है अपने आप में कॉन्फिडेंट था, एक विजिबल फॉर्म के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नज़र आ रही है। तो इट्स एजर्टिवनेस सीन विद इट्स इंटरवेंशन इन कुवैत, सोमालिया, अंगोला, रवांडा, जायरे, अफगानिस्तान, यानी यहाँ पर भी इन कंट्रीज़ में यूएन ने दखलंदाजी की। यानी क्यों? बिकॉज वहाँ पे टेररिज्म या दूसरी सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही थी, तो वहाँ पर पीस को एस्टैब्लिश करने के अंदर यूएन का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल था। यूएन इज डूइंग ए ह्यूमन सर्विस टू वर्ल्ड थ्रू ए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू, अलग अलग इसलिए सर्विसेज भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर चालू करी हैं। यानी मेंटेन पीस एंड गुड हेल्थ, ये एक मेन मोटो था कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो पब्लिक रह रही है वो एक शांति के साथ रहे, और गुड हेल्थ यानी किसी भी तरह की एपिडेमिक वगैरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ प्रोवाइड किया जाए। एडिकेट हंगर, भुखमरी, बीमारी, इन चीज़ों को बिल्कुल वर्ल्ड के अंदर से ख़त्म कर दिया जाए। आउटलाइन जीनोसाइड, जो बिल्कुल एक तरह से एक खून खराबा, दंगा फसाद जो है उसको विश्व बिल्कुल नकार दिया। इम्प्रूविंग स्टेटस ऑफ वीमेन, और वीमेन के स्टेटस को भी इम्प्रूव किया जाए। डीलेजिटिमाइजिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन चल रहे थे उनकी भी लिमिट को सेट कर दिया जाए, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बैन लगाया जाए। डेवलपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी मीन्स ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन, जो भी वर्ल्ड के अंदर है हर एक की अपनी डिग्निटी बनी रहे, किसी के साथ में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड इंडिजिनियस पीपल, जो लोकल पीपल हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो वी नीड ए यूएन विच जेन्युइनली एक्सप्रेस कलेक्टिव विल, अपहोल्ड्स कॉमन स्ट्रेंथ्स, इज विलिंग एंड एबल टू टेक concerted and consistent action wherever there is default in its resolution and international laws. So students, that's complete our chapter. Next class के अंदर हम next chapter के बारे में स्टडी करेंगे। Thank you.